पिछली वीडियो में मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित, डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित पुस्तक का हिंदी साहित्य का इतिहास पुनर्लेखन की समस्याएं, जो कि इसकी भूमिका 1 में है, उसकी आवश्यकता के बारे में आपको बताया था। मैं आज इस वीडियो में 2 मौलिक प्रश्नों के बारे में आपको बताऊंगी। हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में 2 मौलिक प्रश्नों का समाधान कर लेना आवश्यक है। हिंदी का रूप विस्तार कहाँ तक है? साहित्य की सीमा क्या है? हिंदी के रूप विस्तार का प्रश्न कुछ राजनीतिक कारणों से उलझ गया है। हिंदी के विद्वान और अन्य भाषाविद आरंभ से ही यह स्वीकार करते आए हैं कि भारतवर्ष के जितने भूभाग में वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली हिंदी सामाजिक व्यवहार अर्थात पत्राचार, शिक्षा, दीक्षा, सार्वजनिक आयोजन, विचार विनिमय, साहित्यिक अभिव्यक्ति आदि की भाषा माध्यम है, वह सब का सब हिंदी प्रदेश और उसके अंदर बोले जाने वाली सभी भाषाएं हिंदी की उपभाषाएं हैं। इस दृष्टि से वर्तमान बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली का इलाका हिंदी क्षेत्र में आते हैं और मैथिली, मगही, भोजपुरी, पूर्वी अवधी, पश्चिमी अवधी, बघेलखंडी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी के विभिन्न रूप, कुमायूं आदि पहाड़ी बोले हिंदी की शाखा प्रशाखाएं हैं। यह परिभाषा नई नहीं है। इसका स्वरूप उस समय निर्धारित हो गया था जब भाषाई राज्यों उनके प्रलोभनों की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। हिंदी का यह बृहत्तर, विशाल यानी राजनीतिक उद्देश्यों से विस्तारित रूप नहीं है, स्वाभाविक तर्क सम्मत रूप है, जिसके विषय में अभी कुछ समय पूर्व तक कोई विवाद नहीं था। लेकिन इधर यह विवाद जोर पकड़ रहा है। यह एक मत है कि हिंदी का अर्थ वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली नहीं, हिंदी ही है। मैथिली और राजस्थानी तो स्वतंत्र भाषाएं हैं ही। भाषा विज्ञान के आधार पर उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति हिंदी से अत्यंत भिन्न है। अवधी और ब्रज का अपना पृथक अस्तित्व है। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं और वर्तमान हिंदी से भी। यह नारा हिंदी विरोधी शिविर में उठाया गया है और हिंदी में के कुछ एक अधिक प्रगतिशील लेखक इसमें शामिल हो गए हैं। मैथिली को तो साहित्य अकादमी जैसी संस्था ने मान्यता दे ही दी है और उसे साहित्य के स्वतंत्र प्रकाशन, अध्ययन, अध्यापन का क्रम चलने लगा है। अब राजस्थान को भी हिंदी अकादमी ने स्वतंत्र भाषा की मान्यता दे दी है। ब्रज और अवधी, जिनका साहित्य कहीं अधिक समृद्ध है और भी औचित्यपूर्ण यह दावा कर सकते हैं। दूसरा मत विस्तारवादी है, जिसके अनुसार उर्दू भी हिंदी की ही उपभाषा है और ब्रजभाषा आदि की तरह उर्दू का साहित्य भी हिंदी साहित्य का ही अंग है। नागरिक प्रचारणी सभा तथा भारतीय हिंदी परिषद के इतिहासों में उर्दू साहित्य के विकास का भी निरूपण किया गया है। इस विषय में हमें संतुलित दृष्टि से विचार करना चाहिए। एक बात तो यह साफ है कि उर्दू का हिंदी साहित्य के इतिहास में अंतर्भाव करना उचित नहीं है। प्रसाद और इकबाल को भी एक ही भाषा के कवि मानना संगत नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि दोनों के कुछ तत्व समान हैं, परंतु असमान तत्व कहीं अधिक है। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू के समावेश का बरबस प्रयास करना व्यर्थ है। मैथिली और राजस्थानी साहित्य का इतिहास आदिकाल से हिंदी साहित्य के साथ संबंध रहा है और विद्यापति, चंद, नरपति नालह, पृथ्वीराज आदि कवियों को भी हिंदी साहित्य के इतिहास में निरंतर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता रहा है। परंतु भाषा की कठिनाइयों के कारण, साथ ही पर्याप्त शोध सामग्री का प्रकाशन न होने से इन भाषा के कवि लेखकों उनकी कृतियों के साथ उचित न्याय नहीं हुआ है। परवर्ती शोध के परिणाम स्वरूप इन दोनों भाषाओं के समृद्ध साहित्य प्रकाश में आया है। राजस्थानी में रासो, मुक्तक, वीर काव्य, नीतिक काव्य की समृद्ध परंपरा तथा गद्य के विविध रूपों में पुष्ट उदाहरण मिलते हैं। इधर मैथिली के गीति काव्य का माधुर्य भी अपूर्व है। इस प्रकार गुरुमुखी में लिपिबद्ध हिंदी गद्य पद के प्रचुर साहित्य भी आज उपलब्ध है, जिससे हिंदी साहित्य का इतिहासकार या तो अनभिज्ञ रहा है या पंजाबी की रचनाएं समझकर उनकी अपेक्षा करता रहा है। इस संपूर्ण वाग्गम्य का हिंदी साहित्य के इतिहास में विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। ये हिंदी की ही सही परिभाषा के अनुसार यह सब हिंदी साहित्य का ही अंग है। कुछ ऐसी ही शंका आदिकाल की हिंदी के विषय में भी उठती है। उस समय हिंदी का स्वरूप अपभ्रंश, डिंगल पिंगल, सीमावर्ती क्षेत्रों में गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं के साथ इस प्रकार उलझा हुआ है कि इतिहासकार भी भ्रम में पड़ जाता है।
यह वस्तु भारतीय भाषाओं के उद्भव काल है, जिसमें प्राय सभी के स्वरूप अनिश्चित अस्थिर है। इसलिए हिंदी में भी कुछ पूर्ववर्ती निकटवर्ती भाषा रूपों का अंतर्भाव हो जाना स्वाभाविक है। अतः इस विषय में अधिक शुद्धतावादी दृष्टिकोण अपनाना ठीक नहीं होगा। व्यवहारिक दृष्टिकोण यही है कि ऐसी सभी रचनाओं को, जिनके अधिकांश भाषिक रूप हिंदी की उपभाषाओं के भाषिक रूपों से अभिन्न है, हिंदी के अंतर्गत मान लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि इतिहास के संदर्भ में साहित्य की सीमा तक कहाँ तक मानी जाए। सत्य तो यह है कि इस विषय में भी हमारा दृष्टिकोण व्यापक ही होना चाहिए और रस के अतिरिक्त ज्ञान के साहित्य का भी अंतर्भाव करना चाहिए। यह ठीक है कि साहित्य का अर्थ मूलतः यहाँ भी सृजनात्मक साहित्य ही है और सीमा से आगे संपूर्ण वाग्यमय को उसके साथ समेटना संभव नहीं। मध्य युग में आयुर्वेद, ज्योतिषी आदि शस्त्र और सांप्रदायिक साहित्य आदि सभी कुछ पद्य में ही लिखित है और गद्य में भी अनेक कच्ची पक्की टीकाएं, वचनिकाएं, वार्ताएं, ख्याति और बातें मिलती है। इधर आधुनिक युग में ज्ञान विज्ञान के असंख्य ग्रंथों की रचना निरंतर हो रही है। यह सब साहित्य के अंतर्गत तो नहीं आ सकता, लेकिन इस प्रकार के समस्त वाग्गम्य का नियमित त्याग करना भी उचित नहीं है। उदाहरण के लिए आदिकाल में रचित गोरखनाथ आदि की वाणी, प्रवृत्ति युग का वार्ता साहित्य शुद्ध साहित्य की परिधि में नहीं आता, किंतु क्या इतिहासकार उनकी अपेक्षा कर सकता है? उनके अभाव में विकास परंपरा की कुछ आवश्यक कड़ियाँ लुप्त हो जाएंगी। आधुनिक काल के आरंभ में रचित स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश निश्चित ही ललित साहित्य का अंग नहीं है, परंतु क्या आलोचना की भाषा की विकास का अध्ययन उसके बिना संभव है? इसी प्रकार वर्तमान युग में भी ज्ञान के साहित्य के अनेक गौरव ग्रंथ हैं, जिनका उल्लेख इतिहास में करना अनिवार्य है। एक और भाषा विज्ञान, पाठ विज्ञान, कोश विज्ञान, पत्रकारिता आदि और दूसरे दर्शन, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र आदि के क्षेत्रों की उपलब्धियां कथ्य की दृष्टि से साहित्य के अंतर्गत भले ही नहीं आती, किंतु वे प्रकारांतर से गद्य शैली के विकास में योगदान करती है। इसका निषेध नहीं किया जा सकता। अतः इतिहासकार को यहाँ भी विवेकपूर्ण प्रमुख और गौण का भेद करते हुए वाग्गम्य के दोनों रूपों को स्वीकार करके चलना चाहिए, अर्थात रस के साहित्य को प्रधान विषय बनाकर उसके पोषक रूप में ज्ञान के साहित्य का आकलन करना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको 2 मौलिक प्रश्नों के बारे में बताया है। अगली वीडियो में, जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी, उनमें मैं इनके आधार स्रोतों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।